Audio Jungle. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो। लास्ट के 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक नया दिन, एक नए चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि पिछले जो 3 चैप्टर हैं वो सारी की सारी आप रेगुलर वीडियोस देख चुके हैं, नोट्स को आप फॉलो कर चुके हैं। क्वेश्चंस मैंने अभी तक दिए नहीं है, डोंट वरी। अगर बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि सर ने टॉपिक करा दिए हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिए, बट अभी तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं, डोंट वरी। एक बार आपका एक जो पर्टिकुलर जो हमने सेट करा है टाइम और एक टारगेट सेट करा है, वहां तक हमको अपना एक अचीव कर लेंगे। सारे चैप्टर जैसे भी 6 या 7 चैप्टर हो जाते हैं, आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू केस स्टडीज, आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो टिल देन जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे जैसे क्लासेस आ रही हैं डू वॉच देम, और फिर हम क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट ठीक है, लेकिन सारी की सारी आपको वीडियोस देखते हुए चलनी है। ऐसे नहीं करना फर्स्ट चैप्टर बाद डायरेक्ट 4 चैप्टर आज हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो विल वॉच दीज वीडियोस। तो ऐसा नहीं करना है, आपने पहले सारी की सारी वीडियोस देख के आनी जो पुरानी वीडियोस हैं, एंड देन आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट करने हैं कि कहीं ना कहीं लिंकेज जो है पुराने चैप्टरों से आएगा। मैं रेफर करूंगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आपने नहीं पढ़ा है पर मैंने तो करा दिया है ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज पहले सारी की सारी वीडियो जाके वाली देखिए और उसके बाद सारी नई वीडियोस पे आइए आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं बड़ी अच्छी आपकी दिन जा रहे हैं, आपकी स्कूलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, स्कूल में जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घर आके भी अच्छा खा पी रहे हैं। ठीक है, तो बस 1 घंटा आप मेरे को दे दीजिए। 1 घंटा भी नहीं मांगता, मैं तो 35-40 मिनट का एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ आप ही बच्चों के लिए, ताकि आप छोटी छोटी वीडियोस को ज्यादा देखो। ठीक है, तो बस 30 to 35 मिनट्स मैं आपके मांगता हूँ, बदले में आपसे एक लाइक मांग लेता हूँ, और जिन लोगों ने जिन्होंने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा उनसे एक सब्सक्रिप्शन मांग लेता हूँ। ठीक है, यही चीजें मैं बस आप लोगों से मांगता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना चैप्टर। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज हमारे, जैसे हमको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर हैं। एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है और उसके बाद आता है हमारा सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो सर्विस सेक्टर को हम यहाँ पे बिजनेस में देख लेते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि एक इंडिया, हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद डायरेक्ट हम सीधे सर्विस सेक्टर में आए। ठीक है, एंड दिस इज द फैक्ट, वी आर अ कंट्री जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद डायरेक्ट हमने जो डेवलपमेंट करके आए हैं वो आए हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना अच्छा ग्रोथ नहीं रहा था। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर जो है हमारी कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जितनी भी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वो सर्विस सेक्टर की वजह से ही हो रही है। सर सर्विस सेक्टर हमारी कौन कौन सी, पहले सर्विस सेक्टर का एक बार मतलब बता दो। मैं आपको हर चीज का मतलब बताऊंगा, हर चीज का कोई एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि सर्विस सेक्टर या सर्विस होता क्या है। देखो सर्विस सेक्टर जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड, कॉमर्शियल फर्म यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ कमर्शियल फर्म्स होती हैं जिनका ऑक्यूपेशन, मैं कह सकता हूँ जिनका ऑक्यूपेशन या तो बैंकिंग होता है, या तो कम्युनिकेशन होगा, या तो ट्रांसपोर्ट होगा, या तो इंश्योरेंस होगा, या तो वेयर हाउसिंग होगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें भी हो सकती हैं, मेनली ये होती हैं। In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industrial sector। बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, तो सिंपल सा अगर आपको याद रखना हो ना कि आपको सर सर्विसेज क्या होती हैं, तो ध्यान रखने से सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स द कमर्शियल फर्म्स व्हिच आर एंगेज्ड इन, या तो कम्युनिकेशन में होंगी, या तो ट्रांसपोर्ट में होंगी, या तो इंश्योरेंस में होंगी, या वेयर हाउसिंग में भी होंगी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कुछ फर्म्स होती है जिनसे हम कुछ काम लेते हैं। अगर मान लेते हैं काम कैसे ले रहे हैं, जैसे मान लो हमें कम्युनिकेशन का कुछ काम लेना है तो हम जियो से ले लेंगे, जियो के हमने वाईफाई लगवा लिया, जियो की सिम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो हम ऐसी ऐसी कंपनी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया। ब्लू डार्ट इज वन ऑफ द, ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, जो ब्लू डार्ट है ट्रांसपोर्ट कंपनी है। एचडीएफसी बैंक क्या है? ये बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई अकाउंट खोलना है, देन आई विल ओपन अकाउंट इन बैंक्स। मुझे मान लो कुछ सर्विसेज चाहिए, आरटीजीएस एनईएफटी करवाना है, विच वी विल डिस्कस लेटर। तो सारी सर्विस मुझे कौन प्रोवाइड कराएगा? बैंकिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन की सर्विस कौन प्रोवाइड कराएगा? जियो प्रोवाइड कराएगा। मान लो मुझे कोई मेरा स्टॉक है, स्टॉक को मेरे को इंश्योर्ड कराना है तो कौन कराएगा? एलआईसी। और मान लो मुझे तो मैंने पोर्ट से कहीं माल मंगवाया है, मेरे को माल कहीं स्टॉक करना है तो वो स्टॉक कौन करेगा? स्टॉक एरिया।
एक बात बताओ सर, एक किसी ने अभी तक मेरे से सवाल पुट ऑन नहीं करा कि सर एक बात बताओ कि हम ये सारी चीजें अपने बिजनेस के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्या लेना देना कम्युनिकेशन से, हमें क्या लेना देना बिजनेस बैंकिंग से, हमें क्या लेना देना ट्रांसपोर्ट से, क्या लेना देना वेयर हाउसिंग से? तो बेटा क्या किसी ने या कहीं दिमाग लगाया कि क्या जो आज के टाइम में बिजनेस हो रहे हैं क्या वो इन सर्विसेज के पॉसिबल हैं? इन सर्विसेज के बिना कोई भी बिजनेस आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकता है, एंड इट्स अ फैक्ट। आप खुद देखो, आप ही के मान लेते हैं, आपकी फादर मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है, सपोज मान लेते हैं उनकी परचूनी की दुकान है, राशन पानी की दुकान है, ठीक है। अब राशन पानी की दुकान है, मान लेते हैं उन्होंने माल भी मंगवाना है कहीं से, स्टॉक मान लेते हैं स्टॉक भरना है ना, परचेजेस करनी है, तो अब आपको सारी सप्लाई जो है वो आपको सबको आपको क्या नाम है, आपको सरकार को शो करनी है कि जितनी भी आपको सप्लाई परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो सब आपको गवर्नमेंट को शो करनी है। तो अब एक नंबर में जब आप कोई भी चीज परचेज या सेल करते हो तो इतनी यू हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, एंड जब आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो तो कैश ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट मना करती है, तो ऑब्वियसली यू विल यूज बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या करोगे आप, या तो अगर आप कैश इस्तेमाल करोगे तो जाओ, मान लेते हैं कि आपने माल मंगवाया बॉम्बे से, आप बैठते हो एक छोटे से गाँव में झारखंड में मान लेते हो, तो आप झारखंड से कहाँ जाओगे माल लेने के लिए, पैसे देने के लिए बॉम्बे जाओगे, ठीक है। तो पैसे आपने कहाँ से सॉर्ट कर दिया, पैसे वाला अपना मामला सॉर्ट कर दिया बैंकिंग से, आपने अपनी बैंक को बोला कि बैंक जी इतना सारा पैसा जो है वो हमारा ट्रांसफर कर दो उस वाले बंदे को, ठीक है। अब वहां से माल आएगा तो कहाँ से आप अपने कंधे पे लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे माल? ऑब्वियसली यू विल टाई अप विद द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, आप उनको बोलोगे कि भाई हमारा एक माल ना वहां से आना है तो आप ट्रांसपोर्ट से माल ले आओ और रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा आपका, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होगा। सपोज मान लेते हैं कि माल जो आया आपका दो जगह माल उतरना है, सपोज मान लेते हैं कि बॉम्बे से माल आया दिल्ली में माल उतरेगा, तो आपका माल वहां उतरेगा, आपको अपना माल सेफ भी तो रखना है, तो कहाँ पे स्टोर करवा दो, तो आपको वेयर हाउसिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज अनदर सर्विसेज व्हिच अ बिजनेसमैन विल यूज। सर आपका माल जो है वो बॉम्बे से जो है पहले दिल्ली तक आएगा, आप चाहते हो कि एक्सीडेंट ना हो जाए इस माल का, मेरा माल खराब हो जाए, तो आप उसका इंश्योरेंस भी करा के रखोगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस भी है। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देख लो, आप कहीं ना कहीं इन सर्विसेज का जो है यूटिलाइजेशन बिल्कुल करोगे। एंड ये आप बात मान लो, हम जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, हर चैप्टर पढ़ने का एक लॉजिक होता है, बस उस लॉजिक को मुझे देना और आपको समझने का काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आज से आप ध्यान रख लो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी नेचर का हो, किसी भी साइज का हो, दैट बिजनेस विल रिक्वायर सम और अदर काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कुछ मैंने आपको सर्विसेज आपके नाम दे दिए, कम्युनिकेशन मैंने सर्विसेज दे दिए, कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एक टाइप की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गई, वेयरहाउसिंग की सर्विसेज हो गई। इनके मैंने आपको एक एक एग्जांपल भी दे दिए हैं, जैसे कम्युनिकेशन वाला मैंने एग्जांपल ले लिया, सॉरी बैंकिंग का मैंने एग्जांपल ले लिया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। बैंकिंग का जो मैंने ले लिया वो एचडीएफसी बैंक हो गया, कम्युनिकेशन का मैंने ले लिया जियो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया ब्लू डार्ट हो गया, इंश्योरेंस का हो गया एलआईसी हो गया, एंड वेयरहाउसिंग हो गया स्टॉक एरिया, ठीक है। ये नाम आप ध्यान रखो, कुछ अगर आपको आंसर्स में अपने कोट करने, देन इट विल रियली एनहांस योर आंसर्स एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा एक सर्वे की बात कर लेते हैं। एक सर्वे जो हुआ है वो शायद ये पिछले साल एक सर्वे से हुआ है। इस सर्वे के अनुसार इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग ओवर 50% टू द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ। मैं यूं ही नहीं कहता कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर में आया, और जिस लेवल की जीडीपी ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। दैट इज वो अलग चीज है कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ हो रही है दैट इज एक जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अभी भी अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है, पर हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो बहुत एनहेंसिंग है। जीडीपी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? सर्विस सेक्टर की वजह से हो रही है। इसलिए आप सर्विस का जो चैप्टर है वो अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि अगर कोई भी बिजनेसमैन इन सर्विसेज का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा, और अगर चल भी पाएगा तो उसकी ग्रोथ या एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। आइए फिर देखते हैं जल्दी से कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा इंटेंजिबल। ये रहा हमारा इंटेंजिबल। बेटा गौर फरमाइएगा, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। देखो आप अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा या कुछ मिनट मेरे लेक्चर्स को दे दो एंड बिजनेस तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, किसी के नोट्स से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स सबके हूबहू थोड़ा सेम ही होते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल कोड करते सारी चीजें, बाकी लिखने का तरीका, पॉइंट्स का तरीका होता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं होता। बाकी आप मेरी वीडियोस देखो, मैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा वो आप क्वेश्चन करो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड मेरे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो ये है कि आपको एक कंटेंट अच्छा देखने को मिलेगा, दूसरा आपको कैसा कंटेंट लिखना है अपने एग्जाम में वो भी आपको देखने को मिलेगा।
तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड इस चैनल पे आप बने रहिए एंड लिटरली आप एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइंड दैट कि आपको कुछ ना कुछ आपने बहुत अच्छा गेन करा है इस चैनल से जुड़े रह के, ठीक है। तो निराश नहीं करेंगे हम आपको। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि सर्विस आर इंटेंजिबल। देखो सर्विस को आप छू सकते हैं, आप मुझे बताओ, आप अपना फोन छू सकते हो, अपना लैपटॉप छू सकते हो, आप खुद को छू सकते हो, अपने माता पिता को छू सकते हो, किसी और को भी छू सकते हो, पर आप सर्विसेज को नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि वो ये सर्विसेज वो चीज होती है जिनको आप महसूस कर सकते हो, जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको आप फील कर सकते हो, जिनको आप ये देख सकते हो कि हाँ इसने इस सर्विस ने मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करी, बट यू कैन नॉट टच दैट सर्विस, ठीक है। टच में नहीं कर सकते। सो सप्लायर्स मस्ट ऑफर गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो सप्लायर होता है उसका एक काम ये भी होना चाहिए कि मानते हैं कि सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता, सर्विसेज को हम छू नहीं सकते, सर्विस को हम देख नहीं सकते, लेकिन सर्विस फील तो कर सकते हैं। तो सर्विस आप ऐसी प्रोवाइड कराओ कि जो सर्विस लेने वाला जो रेसिपिएंट है उसको सर्विस लेने का आनंद आ जाए। गुड क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। देखो यहाँ पे पढ़ो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है जो सर्विसेज हैज टू बी परफॉर्म्ड each time according to the demands and expectation of each customer. Same service may be provided differently by different service provider. बिल्कुल ठीक बात है। देखो सर्विस आप किसी को सर्विस देते हो तो जनरली उस कस्टमर्स के जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसका सर्विस देते हो। सेम टाइप की सर्विसेज बहुत सारे लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लेते हैं कम्युनिकेशन की सर्विसेज है, ठीक है, कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन की सर्विस बहुत सारे लोग दे रहे हैं। कौन कौन से दे रहे हैं? जियो दे रहा है, आइडिया दे रहा है, वोडाफोन दे रहा है, BSNL दे रहा है, एयरटेल दे रहा है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ठीक है। और इन सबके जो देने का तरीका है वो भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि देने के तरीके कुछ हद तक भी सेम है, कुछ हद तक अलग भी है। पहले जो था वो अपनी सारी सर्विस फ्री प्रोवाइड कराता था, जबकि जो आइडिया वोडाफोन एयरटेल थे वो बहुत महंगी सर्विस प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंटली हो गए। आज भी जो प्लान है वो उसके प्लान के जो रेट है वो जियो ने बढ़ा तो दिए, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ने और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है फॉर एग्जाम्पल आइडिया हो गए, वोडाफोन, एयरटेल, उन्होंने अपनी सर्विस के प्राइसेस जो है वो कम कर लिए हैं। सबकी सर्विस प्रोवाइड कराने का तरीका डिफरेंट होता है, वो डिपेंड्स अपॉन कि वो कैसा सर्विस कस्टमर मांगता है, कस्टमर के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट कहता है हमारा इन्वेंट्री। बेटा दो पॉइंट में किसी को अगर दिक्कत हो तो आप प्लीज बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एंड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड से हम जल घर डाल लें, एक सेकंड रुकिए फटाफट से। आइए, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे इन्वेंट्री। देखो सर्विस जो है, सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। बहुत अच्छी बात कही उसने। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ द सर्विस इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली देन इट इज अ टोटल लॉस। बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे खुद बताओ, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, ठीक है, आप इस पढ़ाया आप, जिस चीज को आप छू नहीं सकते उस चीज को आप स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हो, उस चीज को आप रख कैसे सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है जब सर्विस कोई बंदा दे रहा है, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस। बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको सर्विस एक प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। ये सर्विस जैसी मैंने दी, यू हैव टू कंज्यूम इट इमीडिएटली, ठीक है। वो बात अलग है कि यूट्यूब इसको स्टोर कर रहा है चीजें, बट इन चीजों को आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। ये वर्चुअली कहीं ना कहीं सेव, ये वर्चुअली कहीं ना कहीं चीजें आपकी स्टॉक हो रही हैं, लेकिन आप फिजिकली इन चीजों को आप स्टॉक नहीं कर सकते। आप फिजिकली सारी चीजों को स्टॉक नहीं कर सकते हैं। तो सर्विसेज जब आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना, इमीडिएटली सर्विस को कंज्यूम कर लिया जाता है। अगर आप सर्विस को कंज्यूम नहीं करो, मान लेते हैं ये वीडियोस को मैं लाइव क्लास दे रहा होता, ठीक है, इसको यूट्यूब स्टोर नहीं करता, मान लेते हैं यूट्यूब ऐसा कहता है जिस लोगों को भी क्लास देनी है अपनी क्लास दीजिए, पर ये स्टोर नहीं होगी। तो आप खुद सोचो, मैंने सर्विस दी, जिस सर्विस उसको 1000 बच्चे ले सकते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 800 बच्चों ने वो सर्विस ली, तो मैं कह सकता हूँ उन 200 बच्चों के लिए मेरी सर्विस जो थी वो टोटल लॉस थी नहीं थी? आप मुझे खुद बताओ, उन 200 बच्चों के लिए मेरी जो सर्विस थी वो टोटल लॉस थी। इसलिए कहा जाता है कि सर्विसेज कैन नॉट बी टच, दे आर इंटेंजिबल। सर्विसेज को इमीडिएटली कंज्यूम करना पड़ेगा जब भी वो सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड यदि उन सर्विसेज को अगर इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं करा जाएगा तो वो टोटल लॉस ही होगा, ठीक है, वो टोटल लॉस ही होगा, बिल्कुल टोटल लॉस ही होगा वो। क्लियर? हाँ, धीरे धीरे देखो हम सारे पॉइंट करते हुए चलेंगे, बट आपको थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।
अब आइए, अब देखते हैं हम अपना फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड और इनसेपरेबिलिटी। देखो, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज, दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द टाइम एट द सेम प्लेस ओनली। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स एंड सर्विसेज। सपोज मान लेते हैं कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मैं ये कोचिंग, ये आपको क्या नाम है, क्लासेस प्रोवाइड करने के साथ साथ मैं अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता हूँ। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या मेरी कंसल्टेंसी की सर्विसेज मेरे अंदर से आप कहीं ले जा सकते हैं? नहीं। उन सर्विसेज को प्रोवाइड करूंगा तो मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, या तो कोई दूसरा बंदा कर रहा होगा। डॉक्टर है, क्या डॉक्टर से सपोज मान लेते हैं एक न्यूरो सर्जन है या फिर न्यूरोलॉजिस्ट है, क्या आप उससे उसकी सर्विसेज सेपरेट कर सकते हो? नहीं। जो उसकी कला है, जो उसकी स्किल है, वो उसी के पास ही रहेगी। मेरी जो कला है कंसल्टेंसी देने की, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने की, वो मेरे पास ही रहेगी। आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आप उनको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। अब फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है हमारा कस्टमर्स पार्टिसिपेंट और इन्वॉल्वमेंट। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर्स इज एसेंशियल। फॉर एग्जांपल टेलीफोन सर्विसेज। सपोज मान लेते हैं मैंने एक फोन लगाया है, मैंने फोन लगाया, हेलो हेलो, तो दूसरी तरफ किसी बंदे को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वरना मैं किससे बात करूंगा? आप मुझे बताओ, मैं किससे बात करूंगा? तो दूसरी तरफ कोई बंदा रिसीवर भी होगा, तो दोनों ही लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी सर्विस को यूटिलाइज करना है। मैं आपको अगर क्लासेस दे रहा हूं तो आपको इसको तुरंत सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी। अगर आप इस सर्विस को लेना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा, आपको अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना ही पड़ेगा, तभी आप सर्विसेज को ले पाओगे। यहां तक तो आप, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सर्विसेज है क्या, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एक फ्रेम दे सकता हूं कि सर्विसेज क्या होती हैं। देखो, एक बिजनेसमैन के लिए, पहले थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं, एक बिजनेसमैन इन सर्विसेज के बिना अपना बिजनेसमैन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। पहली चीज, सर्विसेज जो होती है, सर्विस सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहां पे जो फर्म्स होती है वो एंगेज होती है बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में और इंश्योरेंस में, वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, सारी फर्म्स एंगेज होती हैं, ठीक है। कुछ अगर मैं एग्जांपल्स की अगर बात लूं तो मैंने क्या नाम है, बैंकिंग में एग्जांपल लिया था एचडीएफसी बैंक का, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने लिया था ब्लू डार्ट का, वेयर हाउसिंग में मैंने लिया था स्टॉक एरिया का, इंश्योरेंस में मैंने लिया था एलआईसी का, और बैंकिंग में मैंने लिया था एचडीएफसी, और कम्युनिकेशन में मैंने लिया था जियो का। कोई एक बात दो बार बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक 21-22 का एक सर्वे हुआ था जहां पे पता चला था कि जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है, जहां जो कंट्रीब्यूट करती है 50% टू द कंट्रीज जीडीपी। यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपए की अगर जीडीपी, तो उसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का। आप सोच सकते हैं द लेवल ऑफ सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी, ठीक है। अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कही थी, देखो कुछ खूबियां देख लो भाई, फीचर्स देख लो की सर्विसेज के क्या होते हैं। सबसे पहली खूबी बात है कि आप सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, आप उसको छू नहीं सकते, परंतु आप फील कर सकते हैं। और जब कोई कस्टमर किसी सर्विस को फील कर सकता है तो सर्विस प्रोवाइडर का एक धर्म बनना चाहिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो एक गुड क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट बोलता है हमारा लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। देखो, सर्विसेज जो है, सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर सकते हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने के। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था टेलीकम्युनिकेशन का, तो उन लोगों का सर्विस जो प्रोवाइड करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, बट इट शुड डिपेंड अपॉन द कस्टमर, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज द कस्टमर इज डिमांडिंग। सर्विस प्रोवाइडर को उसी के हिसाब से सर्विस देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है हमारा इन्वेंट्री। हम जो सर्विसेज है, सर्विस जो होती है वो क्या नाम है, इंटेंजिबल होती है, इसलिए आप सर्विसेज का स्टॉक भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो जैसी सर्विस मैंने आपको दी है, आपको इमीडिएटली सर्विसेज को जो है वो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा सर्विस जो होगी वो टोटल लॉस हो जाएगा सर्विस का। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इंसेपरेबिलिटी। देखो, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर से आप सर्विसेज को ट्रांसफर या सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर में जो सर्विसेज होती हैं वो सेपरेट नहीं हो सकती, समझ गए आप। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया था, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लीगल एडवाइजर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इनके अंदर से आप इनकी सर्विसेज को नहीं सेपरेट कर सकते। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट देखा था हमारा कस्टमर पार्टिसिपेंट्स और इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको इन सर्विसेज को, अगर आपको मेरी सर्विसेज को आपको एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली आपको एक हमारा पार्टिसिपेशन लाना ही पड़ेगा इन वीडियोस के अंदर, और आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेट और इन्वॉल्वमेंट अपना शो करना ही पड़ेगा। तो 5 के 5 पॉइंट हमने देख लिया है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सर्विस 3 प्रकार की हमारी सर्विस होती है। एक बैंकिंग सर्विस होती है, एक सोशल सर्विस होती है, और एक होती है हमारी पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज जनरली वो सर्विसेज होती हैं जिसको एक बिजनेस एंटरप्राइज इस्तेमाल करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज कौन सी, तो बिजनेस सर्विस कौन सी, बिजनेस सर्विस वो सर्विस है जिसको एक बिजनेस एंटरप्राइज यूज करता है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए। इसके एग्जांपल्स वही तो जो मैंने आपको बताए थे, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया,
ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गए। दूसरी आती है सोशल सर्विस। बेटा सोशल सर्विस जो होता है वो स्वयं इच्छा से करा जाता है। आई कैन नॉट फोर्स यू टू डू सोशल सर्विस एंड यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू सोशल सर्विस। सोशल जो सर्विस करा जाता है वो वॉलंटरली करा जाता है। क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी जो सोसाइटी उसको मदद कर पाए, अपनी सोसाइटी का एक जो लेवल है उसको अपवर्ड लिफ्ट कर पाए। इससे होगा कैसे? जो हमारी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको मदद मिलेगी, उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, जिनको बीमारियां, उनको एक बीमारियों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो स्लम्स में रह रहे हैं उनको अच्छे रहने की जगह मिल जाएगी। तो जनरली सोशल सर्विस का एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि नॉन एनजीओ जो बेसिकली होते हैं, ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनका मेन मुद्दा या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी मदद करना। थर्ड होती है पर्सनल सर्विस। ये वो सर्विस होती है जो हर कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने एक्सपीरियंस करता है, और बेसिकली ये डिपेंड करता है कि क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस है। सपोज मान लेते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में खाता हूँ दाल, आप खाते हो रेस्टोरेंट में जाकर वो पनीर, तो हम दोनों की चॉइस अलग है, क्योंकि हम दोनों का टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग अलग है, हम दोनों की डिमांड अलग है। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों की तीनों जो हमने टाइप्स हैं वो समझ लिए हैं, अभी डिटेल में समझेंगे, जल्दीबाजी कोई बात नहीं है। ये बिजनेस सर्विस अभी हमने देख लिया, ये सोशल सर्विस हमने देख लिया, इन पर्सनल सर्विस भी देख लिया। अब इनको थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज के अंदर क्या क्या है। देखो कैटेगरीज बेसिकली डिवाइड बहुत ज्यादा है। पहले देख लेते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज कौन सी सर्विस होती है। बेटा बैंक क्या होता है? अभी मैं मान लेता हूँ कि आप लोग बड़े छोटे हो, अभी आप छोटे मुंशी हो। द मोमेंट आप कॉमर्स स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर ली तो आप छोटे मुंशी बन गए। 12th में आके आप बड़ी मुंशी बन जाओगे, और 12th करने के बाद आप एक्सपीरियंस मुंशी बन जाओगे। तो छोटे मुंशियों से मैं पूछता हूँ कि बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। इनफैक्ट अगर मैं पूछूं बैंक क्या होता है, तो आप सब लोग बताओगे सर बैंक क्या होता है? एक बैंक एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, जहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगती है, लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं। कुछ लोग पैसे लेके खड़े हुए होते हैं, तो कुछ लोग एक पर्ची लेके खड़े हुए होते हैं। जो पैसे लेके खड़े हुए होते हैं वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, और जो पर्ची लेके खड़े हुए होते हैं, चेक लेके खड़े हुए होते हैं, वो पैसा निकालने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बैंक या इंस्टीट्यूशन क्या है? बैंक इंस्टीट्यूशन वो एक संस्था है जो अट्रैक्ट करती है मनी को, देखिए अट्रैक्ट करती है मनी को ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंड टू द इंडस्ट्री। सर तो सर बैंकिंग का सर व्यापार क्या हुआ? बैंक क्या ये हमारी एक समाज सेवा करने के लिए कर रही है? बेटा बैंक जो है वो समाज सेवा करने के लिए नहीं कर रही है। बैंक का एक काम होता है, देखो हमारे पापा, अगर आपके पेरेंट्स अगर जो भी है वो अगर बिजनेस करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वो कहीं से बाहर से माल लेके आ रहे होते हैं, और फिर जाके किसी और को कस्टमर्स को बेच देते हैं, और उस पर थोड़ा सा एक मुनाफा कमा लेते हैं। तो बैंक भी सिमिलर करती है। बैंक क्या करती है? कुछ कस्टमर से पैसा लेती है, जो पैसा अपनी स्वेच्छा से जमा करने के लिए आते हैं कस्टमर्स, उनका पैसा लेती है, उनको बदले में देती है। सपोज मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट, वही पैसा अपने पास रखती है। तो पहले तो उसने कर लिया डिपॉजिट, एक्टिविटीज को समझना, फंक्शन को समझना, तो उसने क्या कर लिया? पहला कर लिया डिपॉजिट। अब इसका क्या करेगी? अब इसको देखेगी या ओढ़ेगी या बिछाएगी? क्या करेगी? इसको ओढ़ेगी बिछाएगी नहीं। अगर मार्केट में कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो डिपॉजिट करने आए, तो कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग होंगे, पहचानो मार्केट को, जिन लोगों को पैसे की सख्त जरूरत होगी, वो आएंगे थोड़े थोड़े बैंक के पास, कहेंगे बैंक जी हमें लोन चाहिए, हमें पैसे चाहिए। बैंक कहेगी ले जाओ, हमारे पास तो पड़ा है पैसा। उनको पैसा दे देगी। अब उनको कितने परसेंट पे देगी? 8% पे। तो बताओ लिया कितने पे? 5% पे। दिया कितने पे? 8% पे। और 3% क्या? यही तो मुनाफा है, यही मुनाफा है। इसके अलावा ये चार्जेस, वो चार्जेस, ये क्रेडिट कार्ड्स, वो डेबिट कार्ड्स, ये एनईएफटी चार्जेस, ये आरटीजीएस चार्जेस, ये एटीएम चार्जेस, बहुत तरीके के चार्जेस से भी बैंक अपनी कमाई करती है। अब देखते हैं बैंक कौन कौन सी सर्विसेज या किन किन तरीके की सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड कराती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने बैंक देख लिया, बैंक। अब देखते हैं बैंकर्स आर नॉट मनी लेंडर्स। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है बैंक का, कि बैंक जो होते हैं वो मनी लेंडर्स नहीं होते। बेटा मनी लेंडर्स का काम क्या होता है? कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो ब्याज पे देते हैं, या कह देते हैं लैंड कर देते हैं मनी। तो बैंक इज नॉट अ मनी लेंडर। बैंक एक तरफ पैसा एक्सेप्ट भी करता है, डिपॉजिट भी करता है, तो वो लेंड पे भी देता है। अंडर किसकी गाइडेंस में? आरबीआई की गाइडेंस में। और जो मनी लेंडर्स होते हैं वो जनरली आरबीआई की गाइडेंस में कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैंक्स एंड द मनी लेंडर। सेकंड पॉइंट आता है बैंक इज बायर एंड सेलर ऑफ द मनी। बिल्कुल ठीक बात है, एक तरफ वो पैसा खरीद रहा है 5% देके, और दूसरी तरफ वो जो है वो पैसा बेच रहा है 8% पे। तो यू कैन से दैट अ बैंक इज अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी व्हिच इट बोरोज। बिल्कुल करेक्ट बात है यार, जो पैसा उसने लिया है 5% पे, वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? 8% पे देके। तो यहाँ पे आप एग्जांपल पे लिख लो 3% जो है बैंक का प्रॉफिट है। कैसे? 5% पे लिया और 8% पे दिया, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ठीक है, तो आप फंक्शन समझ गए?
ठीक है। और जो जो क्या नाम है बैंकिंग होती है उसको कौन बैंक किसके अंडर में आती है कि मान लेते हैं देखो दो बैंकें होती हैं, एक होती है सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, और दूसरी होती है छोटे छोटे बैंक जो होती हैं वो होती है हमारी कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन से हो गए जैसे कि आरबीआई, जैसे कि एसबीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, बीओबी हो गए, आईसीआईसीआई हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, एचडीएफसी हो गए, कैनरा हो गए, कोटक हो गए, ये सारे क्या है, ये सारी हमारी कमर्शियल बैंक हैं जो किसके अंडर में फंक्शन करती है, आरबीआई के अंडर में फंक्शन करती है। अब आरबीआई ने एक एक्ट बना दिया है, वो एक्ट क्या है, ये एक्ट रेगुलेट करता है सारी बैंक्स को। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 भी एक बैंकिंग की एक डेफिनेशन है। आप ये समझ लो कि ये एक एक्ट है जो रेगुलेट करता है सारी बैंक्स को। ठीक है, ये सारी बैंक्स को रेगुलेट करता है। इसका नाम है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जिसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, जिसके हिसाब से डेफिनेशन जो है वो ये है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसमें भी वही भाषा कहती जो हमने ऊपर लिखी थी कि बैंक क्या है, बैंक एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट पब्लिक से, किस पर्पज के लिए, ताकि वो आगे लेंड कर पाए पैसा। ठीक है, या फिर उसको इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, बैंक भी पैसा इन्वेस्ट करती हैं इफ यू नो। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में बैंक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी दूसरी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लेंड भी करते हैं। यही बेसिकली बेसिक एक्टिविटी किसी भी बिजनेस की पैसा कमाने के लिए। तो आई होप सो आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा कि हमने बैंक के बारे में क्या है, बैंक की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और जो बेसिकली हमने उसके फंक्शन बताए। बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया ना, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि वैसे कि ये अकाउंट जो है वो खुलते कैसे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना अकाउंट जो है वो हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है, बेसिकली इसको हम ना एक टाइप का चालू खाता बोलते हैं। ठीक है, आप हिंदी में याद कर लो कि इसको चालू खाता बोलते हैं सेविंग अकाउंट को। ठीक है, कोई भी इंसान जाके बैंक में जाके अपना अब सेविंग अकाउंट जो है वो खुलवा सकता है, जब वहां पे छोटा सा एक अमाउंट डिपॉजिट करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ बैंक में ऐसा है कि आप 10,000 रुपीज का अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ बैंक में ऐसा होता है कि आप 5,000 से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको एक नॉमिनल सा अमाउंट देना पड़ेगा विच वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। इसके अलावा इस बैंक से चाहें, यानी कि इस अकाउंट से अगर चाहें तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो, और जब भी चाहें आप अपना पैसा जो है इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे एक लिमिट होती है। आप सेविंग अकाउंट से ना महीने की 300-400 ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या साल की आप 1000 ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन होती है जो जनरली आपको हमको लिमिटेशन नहीं पता होती। क्योंकि हमें लिमिटेशन का लेना देना क्या है, वी डू 3 से 4 हम ट्रांजेक्शन करते हैं सेविंग अकाउंट से, या हार्डली मान लेते हैं महीने की 100 ट्रांजेक्शन होती है, तो 100 ट्रांजेक्शन पर लिमिट नहीं है, जनरली एक लिमिट होती है। ठीक है, डिपॉजिटर जो यानी कि जो पैसा डिपॉजिट करने आता है, जिसका अकाउंट होता है, उसको एक चेकबुक और इसको पासबुक और एक डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। देखो अभी तो मान लेता हूँ कि अभी आप लोगों के 18 साल के नहीं हो, तो मान लेता आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ है। जब आप अकाउंट खुलवाएंगे ना नेक्स्ट ईयर, तो आप देखना कि आप अकाउंट जब खुलवाने जाओगे, तो चलो पहले एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आज जब अकाउंट खुलवाने जाओगे बैंक में अपने पिताजी के साथ, अपने माताजी के साथ, तो बैंक में आपसे मांगेंगे आपके कुछ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका आधार कार्ड मांगे, आपका पैन कार्ड मांगे, एक फोटो भी मांगे। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगर चाहें तो अब तो फास्ट अकाउंट खुल सकते हैं, बायोमेट्रिक से भी आज के टाइम में अकाउंट खुल जाते हैं। वो आपसे कहेंगे 1000-1500 रुपए या 5,000-6,000 रुपए दो आपका अकाउंट खोलने के लिए, आप अकाउंट खोल लेंगे। बदले में आपको एक किट देंगे। किट क्या देंगे, किट देंगे। सर कौन सी किट देंगे, क्रिकेट वाली किट देंगे? नहीं, एक आपको किट देंगे। उस किट के अंदर क्या होगा, आपकी चेकबुक होगी, आपकी पासबुक होगी, आपका डेबिट कार्ड भी होगा, आपके नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड भी होगा। ये सारी चीज आपको देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। चेकबुक से भी आप भी देखेंगे आगे कि चेकबुक के क्या काम होते हैं, डेबिट कार्ड से क्या काम होगा, पासबुक से भी हमारा क्या काम होगा। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इट क्या होता है, इज जनरली लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। आगे हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट भी क्या होता है कि टाइप का हमारा अकाउंट होता है जिसमें जनरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है। तो सर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। 3% भी होता है, कुछ बैंक में 4% भी होता है, कुछ ऐसी बैंक है जैसे आईडीएफसी हो गई, बंधन बैंक हो गई, डीसीबी बैंक हो गई, ये लोग 5 से 6% भी प्रोवाइड कराते हैं। 6 तो नहीं पर 5 के आसपास तो कराते हैं। तो ठीक है, आज से अगर आपको सेविंग अकाउंट ध्यान रखना पड़ेगा, तो सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि आप कोई भी पर्सन जो वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है बाय डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सम ऑफ मनी। यहाँ पे अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो, जब चाहे तो पैसा आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। डिपॉजिट को इशू करी जाती है एक चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड। यहाँ पे जो जनरली जो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एफडी से कम होता है।
आपके सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के बारे में बता दूं कि सेविंग अकाउंट भी बहुत तरीके के होते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, ठीक है, और बहुत तरीके के अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट हो गया, बहुत तरीके के अकाउंट होते हैं, और पेंशन वाले सेविंग अकाउंट, पेंशन स्कीम के भी अकाउंट्स होते हैं, अदर स्कीम्स के भी अकाउंट्स होते हैं, बहुत तरीके के सेविंग अकाउंट होते हैं, सैलरी सेविंग अकाउंट भी होते हैं, बहुत तरीके के सेविंग अकाउंट होते हैं। आपको जनरली इतना ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट कौन से होते हैं। आप चाहें तो एग्जांपल में लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट हो गया, जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट हो गया, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, क्लियर? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, हम अपने जो लेक्चर को है, अपने लेक्चर को जो है इतना ही रखते हैं, 30 मिनट्स का 2-4 मिनट में रिवीजन करा देते हैं। देखो मेरा कॉन्सेप्ट में मेरा फंडा अलग रहता है, मेरा फंडा अलग ही है कि मैं आपको शॉर्ट 30 to 35 मिनट्स 40 मिनट्स की वीडियो जनरली प्रोवाइड कराऊं, जिसमें कंटेंट हमारा होता चला जाएगा, टॉपिक्स भी डिवाइड होते चले जाएंगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो कम समय की वीडियोज होंगी, ठीक है, ज्यादा मैं वीडियोज बनाता नहीं हूँ, 30 to 35 मिनट्स की मैं वीडियो बनाता हूँ, 3 या 4 लेक्चर में मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इससे आपको हेल्प होगा, आपकी मेंटल स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। ठीक है सर के 30 मिनट के 4 लेक्चर है, ओके, आई विल कवर इट वेरी सून, बहुत जल्दी से मैं इनके लेक्चर जो है कवर कर लूंगा और हमारा काम हो जाएगा। तो जनरली बस छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है और हमने आज क्या क्या करा है। ठीक है, हमने जो सबसे पहले देखा था कि सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज में हमने देखा था कि देखो सर्विस सेक्टर वो सेक्टर्स होता है जहाँ पे कमर्शियल फर्म एंगेज होती है, बैंकिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंश्योरेंस में, और कंपनी और वेयर हाउसिंग में भी, एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए थे। 2021-22 के सर्वे के हिसाब से इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बन चुका है, जिसमें टोटल 100% में से 50% की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस से आ रही है। मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बताए थे। कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये बात करा था कि पहली जो सर्विस होती है उसको छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, टच में ना करके तो उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको आप महसूस करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है सप्लायर ही सप्लायर। अगर कस्टमर उन सर्विसेज को महसूस कर सकता है तो तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है तुम्हें इन सर्विस को एक गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए कस्टमर्स को। दूसरा आता है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। देखो सेम सर्विसेज बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कस्टमर के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करवाओ और उनको कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं, कस्टमर इज अ किंग। इन्वेंट्री, देखो सर्विसेज को जब हम छू नहीं सकते, जिन चीजों को छू नहीं सकते आप उनको इन्वेंट्री जैसे बनाओगे, तो सर्विसेज को आप इन्वेंट्री नहीं बना सकते। सर्विस को आपको एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, रियल टाइम में आपको उनको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, वरना सर्विसेज का टोटल लॉस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। यहाँ पे मैंने बताया कि जो सर्विस होती है वो आप सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है कस्टमर्स, पार्टिसिपेंट्स और इन्वॉल्वमेंट्स। अगर आपको मेरी सर्विसेज को आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपना पार्टिसिपेशन, आपको अपना सहमति, आपको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही पड़ेगा, वरना सर्विसेज टोटल लॉस हो जाएंगी। फिर मैंने आपको बताया था, चलिए हल्के हल्के आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनको एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस एंटरप्राइज उसको कैरी ऑन करता ताकि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करा पाए। इसके एग्जांपल्स होते हैं बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, वेयर हाउसिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गए। सोशल सर्विस वो सर्विसेज होती है जिसको एक इंसान अपने स्वयं इच्छा से सोशल सर्विस प्रोवाइड कराता है ताकि उसका जो सोशल वेलफेयर है, वो सोशल जो सोसाइटी है वो अच्छा उसका इंप्रूवमेंट हो पाए, और ऐसे लोग जो लोग बहुत वीकर सेक्शन सोसाइटी उनकी मदद हो पाए। पर्सनल सर्विसेज के अंदर जो भी सर्विस कंज्यूम करता है वो उसका डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होता है, डिफरेंट प्रेफरेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट्स हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्विस होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सर्विसेज होती है। बैंकिंग सर्विसेज का काम होता है कि कुछ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फिर बाद में उनको लेंड कर देना, किसी को बोरोइंग पे दे देना। बैंकर जो होते हैं मनी लेंडर्स नहीं होते। बैंक का काम क्या होता है, बैंक अर्न करते हैं प्रॉफिट बाय क्या करते हैं, डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। इसके जो बीच का जो मार्जिन होता है दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसको आपको याद रखना, जिसके हिसाब से भी आपको डेफिनेशन याद करनी है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था, छोटा सा टॉपिक मैंने और कराया था कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर कोई भी पब्लिक मेंबर चाहे, कोई भी पार्टिसिपेंट चाहे, वो जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता है, छोटा सा अमाउंट देख के वो जब चाहे उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकता है, जब चाहे उसमें पैसा डिपॉजिट करा सकता है। डिपॉजिटर को इशू करी जाती है एक चेक बुक, एक पासबुक, एक डेबिट कार्ड, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक का होता है वो कम होता है जनरली इंटरेस्ट ऑन एफडी से। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं।
ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेम दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज की रोज यहाँ पे आइए, हाजिरी लगाइए और अच्छे तरीके से सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए और वीडियोस को जरूर लाइक करिए। तो अभी तक जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों ने वीडियोस लाइक नहीं करी हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियोस को जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलती है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करने की। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।